लोग जागे हैं। अब तो हिंदुस्तानियों को लगता है कि वो हिंदुस्तान में है। अभी तक तो कहाँ रहते हैं उनको खुद को नहीं पता था। अब मैंने देखा बनारस बदल गया एकदम। वो बनारस अब है ही नहीं जो हम 10 साल पहले छोड़ के आए थे। हैं, हम तो उन्हीं के बारे में बता सकते हैं, मुसलमानों के। उनसे मैंने किसी के मन में ऐसा भाव नहीं पाया कि मोदी गलत कर रहा है। हिंदू समाज चलता है, मुसलमान नहीं चलते हैं। क्या लो लाइट आती है वो क्या केवल हिंदू समाज के लिए, मुसलमान उसको यूज नहीं करते हैं? क्या जो अस्पताल बनते हैं उसमें सिर्फ हिंदू लोग जाते हैं, मुस्लिम के लिए कोई पाबंदी है? होती है जैसे उज्ज्वला योजना की बात हो, कन्या विद्या धन की योजना की बात हो, राशन लेने की बात हो, तो सबसे पहला लाइन लगा के लेते हैं। कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं है। कमजोर होने का तो मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी पिछले बार से ज्यादा सीटें चुन के आ रही है। का भाग्य है कि उनके सामने कोई दावेदार नहीं है। बाकी राहुल बाबा के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि वो हैं क्या। हो चुका है तो संविधान बदलने की जरूरत क्या है? ये तो केवल ये प्रोपोगंडा फैला के जो लोग गली के हैं और चाय की दुकानों में बैठ के वोट को पोलराइज कर रहे हैं और कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। कि संविधान पहली बार थोड़ी बदला जा रहा है। कांग्रेस के राज में कम से कम 100 बार बदला गया है। अभी जब से मोदी की सरकार आई है शायद हमारे समय से एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल यानी कि 1 जून को कल इलेक्शन जो हैं वो पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। क्या रणनीति होने वाली है, वहाँ के क्या मुद्दे हैं, उसे हम वहाँ के लोगों से जानेंगे मुंबई से। तो सर, सबसे पहले आप लोग का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरह वहाँ की पूर्वांचल के जो मुद्दे हैं किस तरह आप लोग जानते हैं, या क्या क्या है वहाँ का मासरा। मेरा नाम डॉक्टर M.K. पांडे है और पूर्वांचल हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है। तो वहाँ के तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पिछले 10 सालों में उसको रिजॉल्व भी किया गया है। जैसे काफ़ी सारे रोड का डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी जॉब की आई हैं, बहुत सारे साथ में डेवलपमेंट भी हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि अभी और काम बाकी है और उसको पूरा करना है। क्या मुद्दे पहले थे जो आज रिजॉल्व हो गए, या जो भी आप बताना चाहें? हाँ, पहले जैसे मुद्दे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ले लीजिए, जैसे रोड की काफ़ी कमी थी, लाइट जो रहती थी कभी कभी आती थी। उसके बाद तमाम सारा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, गुंडागर्दी थी, ये थी। लेकिन पिछले 10 सालों से जो गवर्नमेंटें आई हैं उसको बहुत हद तक सॉल्व किए हैं। पहले कैसा होता था, कहीं भी कभी भी दंगा हो जाता था, कभी भी आप बम विस्फोट हो जाता था, जिसका जहाँ मर्जी लेता था, कोई पाकिस्तान का झंडा फहरा देता था, कोई अफगानिस्तान का झंडा फहरा देता था। तो वो सब मुद्दे अब बीते जमाने की बात हो गई। शायद लोगों को याद भी नहीं है कि पिछली बार कब बम विस्फोट हुआ था, कब पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था, कब किसी का अपहरण हो गया था, कब किसी का रेप हो गया। अब तो ये एकदम पिछले इतिहास की बात हो गई है। जैसा आपने कहा है कि एलिगेशन होता है कि भाई पार्टियां राजनीति निकाल रही हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा कि जब गुंडे किसी पार्टी में रहेंगे तो इनकाउंटर तो उन्हीं का होगा ना। जहाँ पे गुंडे रह गए, जहाँ आपराधिक प्रवृत्ति, अब वो दुर्भाग्य से किसी पर्टिकुलर पार्टी में ही है, पार्टी के ही मेंबर हैं, पार्टी के आका है, तो कार्रवाई तो उन पे ही होगी ना। ये तो एक एलिगेशन का बहाना है कि भाई कार्रवाई हो रही है तो सबको बुरा लग रहा है। लेकिन अगर हम कमी हमारे में है तो आरोप हमारे ऊपर होगा। कमी हमारे में, गलती मैंने किया है तो सजा मुझे ही मिलेगी, चाहे मैं किसी पार्टी का हूँ, चाहे किसी पक्ष का हूँ, किसी बिरादरी का हूँ। उससे क्या मतलब होता है? सर, आप क्या कहेंगे, कि आप कवि भी हैं और ये प्रोफेशन जो है, ये पैशन जो है मुझे बड़ा पसंद है। अगर यूपी की राजनीति को एक छोटी सी कविता या कुछ अलग अंदाज में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, हमारा क्षेत्र तो कविता लिखने का अध्यात्म है। मैं दूसरे प्रपंचों को लिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी तरफ से 2 शब्द कह सकता हूँ कि यूपी सुधर रहा है और बहुत कुछ अभी सुधरना बाकी है। ये हम नहीं कहेंगे कि विकास हो चुका है। अव्वल तो विकास कभी पूर्ण होता ही नहीं, विकास हमेशा अधूरा ही रहता है। अगर पूरा हो गया तो कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। विकास तो अधूरा ही है, होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखिए, जहाँ तक आपने एलिगेशन वगैरह की बात की, तो ये तो प्रथा है कि जब हम सत्ता में रहें तो जिस चीज़ की बड़ाई करें, जैसे ही हमें विपक्ष में बैठना पड़े हम मजबूर हैं उसी की निंदा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि किसी के ऊपर किसी का आरोप लगाना, वो बिल्कुल सर्वथा गलत है। वह जितना ये सत्य हो सकता है कि वो आरोप सही है, उतना ही इस बात की भी संभावना है कि आरोप झूठा है, मिथ्या है। तो कुल मिला जुला करके मैं इसको सिर्फ राजनीति की चालबाजी समझता हूँ। कहाँ से हैं आप यूपी में? हम उत्तर प्रदेश में जौनपुर से हैं।
और हमारा घर बनारस में भी है। हम मोदी जी के क्षेत्र में भी आते हैं। कैसा काम किया है मोदी जी ने? बड़े बहुत बढ़िया किया है। मैं तो गया था अभी, मैंने देखा बनारस बदल गया एकदम। वो बनारस अब है ही नहीं जो हम 10 साल पहले छोड़ के आए थे। लेकिन वहां से कुछ लोगों की ऐसी आवाज आती है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, आपने मुसलमानों को अलग थलग कर दिया हुआ है। हाँ देखिए, हमारे जो जितने दोस्त हैं हम तो उन्हीं के बारे में बता सकते हैं, मुसलमानों के। उनसे मैंने किसी के मन में ऐसा भाव नहीं पाया कि मोदी गलत कर रहा है। मैंने यही सुना कि मोदी बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और मोदी जी जो कर रहे हैं वही ठीक है। बाकी करने के लिए कोई मजहब के हिसाब से, कोई पार्टी के हिसाब से, मजबूरी बस दिल पे पत्थर रख करके कोई भी निंदा कर सकता है। निंदा तो भगवान कृष्ण की भी की गई थी, जबकि वो भगवान थे। राम की गई थी। अरे राम की तो आज भी कितने लोग निंदा करते हैं। तो निंदक लोग कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर जगह मिल जाते हैं। अपना मतलब साधने के लिए उसी चीज़ को निंदा में ले लेते हैं और कभी बात ऐसी आ जाएगी तो उसी को वाहवाही में भी ले लेंगे। तो ये बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही जौनपुर को लेकर एक ये भी है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है मुंबई में या दूसरे शहरों में जौनपुर से लोग आए हैं। इस बात का बुरा भी लगता है कि वहाँ पर वैसी फैसिलिटी या ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। ये बात तो सही है आपकी कि आज देखा जाए तो जौनपुर वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जौनपुर भी बदल रहा है। अब जौनपुर में भी घर घर ऐसे साधन बन रहे हैं कि उनको बाहर रोजगार की ज़रूरत नहीं है। और रोजगार में मैं ये समझता हूँ कि रोजगार कोई छोटा या बुरा, छोटा बड़ा नहीं होता। हर आदमी को अपना रोजगार छोटे से ही शुरू करना चाहिए। व्यापार छोटे से शुरू करना चाहिए। नौकरी छोटी मिलती है वहाँ से शुरू करना चाहिए। हम ऊंचाइयों को चढ़ने के लिए इंतज़ार करेंगे कि जब हमें हेलीकॉप्टर मिले तो अभी पहाड़ पे जाएंगे, नहीं। हमें पहले अपना प्रयास करना चाहिए। जो संसाधन मेरे पास हैं, जो मेरी योग्यता है, जिसके मैं लायक हूँ, देने वाला ऊपर वाला होता है। कोई सरकार नहीं देती, कोई कुछ नहीं देता है। हमको हमारी मेहनत का फल मिलता है जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों। आज जैसे मोदी जी कितने कितने घंटे काम करते हैं, 72 साल के हैं, लेकिन उनका काम देखिए, एक नौजवान से अच्छा काम करते हैं। सरकार वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके लेकर आएगी तब तो लोग उस पर काम करेंगे ना, ये भी तो सोचना चाहिए। नहीं, मौके तो बहुत सारे हैं, लोगों को देखने की नजरिया चाहिए। आज हम अच्छे ढंग से सोचते नहीं, हम दूसरे को देख करके अपने को बनाना चाहते हैं। हम अपने टैलेंट को तलाश करें, बल्कि हम कहते हैं किसी साइकेट्रिक से माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का टेस्ट कराना कि इसको किस दिशा में ले जाऊं। अगर आप पत्रकारिता में आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहूँ तो क्या आप डॉक्टर हो सकते हैं? सफल डॉक्टर कभी नहीं होंगे। बट यहाँ पे मुद्दा ये है ना कि पहले तो सर्वाइवल के लिए कुछ ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर बात इस बात की आती है, सपने पूरे करना और अपनी जरूरतें पूरे करना, दोनों में फर्क होता है ना। परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कोई चाहे कि दिन और रात में फर्क पड़ जाए तो नहीं पड़ने वाला है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ उस तरफ जा रही हैं कि आज नहीं तो कल ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो चीज़ें यूपी में भी उपलब्ध होंगी। वो तो आज बम्बई में भी उपलब्ध नहीं है। बम्बई तो हमारे देश की इकोनॉमिकल राजधानी है, लेकिन यहाँ भी वो बात है नहीं। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेकार घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें हमारी चैतन्यता का लाभ हमको मिल सकता है। जितने हम चतुर होंगे, सयाने होंगे, जितने सतर्क होंगे, उतने ही देखिए कोई भी संसाधन कम नहीं है। संसाधनों की तलाश करना हमें आना चाहिए। ठीक है, बट है बेरोजगारी तो है। आपने एक मुद्दा अभी निकाला था कि एलिगेशन होता है कि मुस्लिम को अलग थलग कर दिया जा रहा है। उनका वो कहना है, वो कहते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हमने देखी है। ठीक है, रिपोर्ट्स है, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, जिसको जो चाहे कहने का अधिकार है। लेकिन क्या जो रोड बनते हैं उस पर कुछ हिंदू समाज चलता है, मुसलमान नहीं चलते हैं? क्या जो लाइट आती है वो क्या केवल हिंदू समाज के लिए, मुसलमान उसको यूज नहीं करते हैं? क्या जो अस्पताल बनते हैं उसमें सिर्फ हिंदू लोग जाते हैं, मुस्लिम के लिए कोई पाबंदी है? ये तो केवल कहने की बात है। और ये तो कुछ उन लोगों का दबाव है कि जिनका तन यहाँ रहता है, मन किसी और जगह पे रहता है। वो हमेशा वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। लोग चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डेवलपमेंट को नकार के केवल हमेशा निगेटिव बातें करते हैं और फायदा लेने की बात होती है, जैसे उज्ज्वला योजना की बात हो, कन्या विद्याधन की योजना की बात हो, राशन लेने की बात हो, तो सबसे पहला लाइन लगा के लेते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं कि हमको अलग थलग किया गया।
कर दिया गया है। तो ये तो उनकी सोच है, उनकी भावना है कि जो रहते हैं यहाँ है और गाना कहीं और का गाते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन न पहले कभी हो पाया था, ना आज हो पा रहा है, ना फ्यूचर में हो पाएगा। सॉल्यूशन तो लेकिन निकालना पड़ेगा ना देश में। लेकिन कितना उस तरह से तो कितना भी काम होगा तो आदमी सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। जिस आप हमें अगर कमी निकालने पे मैं कोई कसम खा के बैठा है तो वो तो भगवान में और ऊपर वाले में भी कमी निकाल सकता है। साथ ही राम मंदिर बन गया है, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का राम मंदिर था। क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन में जो पहले सीटें आई थी 80 में से, उससे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर थोड़ी कमजोर होगी बीजेपी? बीजेपी कमजोर होने का तो सवाल ही नहीं है, कमजोर होने का तो मतलब कोई मुद्दा ही नहीं। बीजेपी पिछले बार से ज्यादा सीटें चुन के आ रही है और आनी चाहिए। जो देश की जरूरत है, जो लोगों की जरूरत है, जो राष्ट्र की जरूरत है, उसको आगे आना चाहिए। अगर देश को ये आगे नहीं आएंगे तो क्या कांग्रेसियों को आना चाहिए? जिस पार्टी का फाउंडेशन ही विदेशी हो, जिसका फाउंडर विदेशी हो, जिसका संस्थापक विदेशी हो, ये ह्यूम था उसका फर्स्ट पहला सचिव विदेशी हो। लेकिन इतने सालों से तो ठीक चल रहा था ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज विदेशी हो गया। प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों के पास जानकारी नहीं थी, बहुत सारी बातें लोगों को पता नहीं होती थी। आरटीआई था नहीं, लोगों को बहुत सारे रूल ऐसे बन जाते थे जो हमको आपको पता ही नहीं होता था। अब लोगों के अंदर जागरूकता आई है तो लोग उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब लोग जानते ही नहीं थे, बहुत सारी जैसे रसिया और चाइना में रहता है कि वहाँ पे मीडिया को कोई परमिशन नहीं होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है, तो भाई ऊपर से तो सब हरा हरा दिखेगा ही ना। लेकिन जब आया है तब पता लग रहा है ना कि इन लोगों ने कौन कौन से रूल बना के रखे थे। अभी वो मीडिया की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे रूल बना के रखे। एक साइड में कहा जाता है कि सब इक्वल है, लेकिन जितने रूल बनाए जाते हैं सब अनइक्वल के लिए बनाए जाते हैं। तो कौन सी इक्वलिटी है? आप हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 से 19 तक राइट टू, ये तो सिर्फ कहने की बात होती है, केवल अपीजमेंट होता है, लोगों को खुश करने की पॉलिसी होती है, लोगों को केवल ये तुष्टीकरण की पॉलिसी होती है और उसके बेसिस पे होता रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं। तो कहने का मतलब अब तो लोग जागे हैं, अब तो हिंदुस्तानियों को लगता है कि वो हिंदुस्तान में है। अभी तक तो कहाँ रहते हैं उनको खुद को नहीं पता था। अब फीलिंग लोगों में आई है कि अब हम हिंदुस्तान में हैं, अब हम अपने देश में हैं। नहीं तो जैसा लगता था कि कुछ भी हो जाता था और किसी के कान पे जू नहीं रखती थी। सर, अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले एक कोट दिया था जहां पर वो कह रहे थे कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री से ऐसे कोट की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, एक ही आदमी पूरे दिन भर में कई व्यवहार करता है। इस समय इलेक्शन चल रहा है, थोड़ी बहुत छूट तो उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सा दाव खेलते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। जो बात उन्होंने बताई थी कि हम सबका एक्सरे करेंगे, उसका परिणाम ये हो सकता है, ऐसा बना के उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज़रा ज़्यादा कह गए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये उसका आखिरी पड़ाव यही है कि मंगलसूत्र छीन करके दे दिया जाएगा। तिजोरियों में क्या रहता है? मंगलसूत्र, पाजनी, करधनी, ये जितने भी गहने ऑर्नामेंट्स रहते हैं वही रहते हैं। पुराने सिक्के रहते होंगे सोने वोने के, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हमने वो देखा ही नहीं है। लेकिन यही होता होगा। तो जब जो बात उन्होंने कहा था राहुल बाबा ने, उसका मतलब यही निकलता है। तो इलेक्शन के समय में ऐसी सारी चीज़ों की छूट होनी चाहिए। क्यों छूट होनी चाहिए? मतलब कुछ भी कह सके ऐसी? कुछ भी नहीं कह सके। जो बात आपने कहा है, आपकी बात का आखिरी मतलब भी पब्लिक को समझाया जाना चाहिए। वही उन्होंने किया। मेरे नज़र में उन्होंने गलत नहीं कहा है। अब ये कोई एलिगेशन करे कि प्रधानमंत्री होकर के उनको ये नहीं कहना चाहिए, तो ये सर्वथा गलत है, क्योंकि वो आधा प्रधानमंत्री हैं। अभी इलेक्शन के बाद पूरे बनेंगे। अभी वो कोई आवश्यक कार्य होगा तो प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले एक साधारण बीजेपी कार्यकर्ता हैं और उन्हें हमारी तरफ से पूरा अधिकार है। ये सब कहा जाना चाहिए। जो कांग्रेस उसके ऊपर तीर छोड़ी, उसका पूरा विश्लेषण करना चाहिए। उसका पूरा विश्लेषण उन्होंने किया। कोई अपनी तरफ से तो एलिगेशन लगाया नहीं कि कांग्रेस ऐसा करना चाहती। राहुल गांधी कैसे लगते हैं अगर पीएम बनकर आए? क्योंकि सबसे बड़ा दावेदार तो वही है मोदी जी के सामने। ठीक है, दावेदार हैं। ये मोदी का भाग्य है कि उनके सामने कोई दावेदार नहीं है। बाकी राहुल बाबा के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि उनको मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि वो हैं क्या। एक्टर हैं, किसान हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कि अब क्या कहूँ, क्या क्या कह डालूँ उनके बारे में। मेरे पास उतनी चीज़ें याददाश्त नहीं है। जो कारनामे, जो वीडियो उनके आते रहे हैं, मैं कुल मिला के कहूँगा कि आज भी वो पाठशाला में जाने योग्य हैं।
अभी तक पढ़ाने वाले टीचर या काम करने वाले वर्कर या इंजीनियर कुछ हो नहीं पाए। राहुल बाबा अभी तैयार हो रहे हैं, प्री मेच्योर हैं, उनको उसी अवस्था में कांग्रेस खिलाती रहे, बच्चे को जैसे जन्मदिन मनाया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, करती रहे। हो सकता है, मैं समझता हूँ हो सकता है उनमें भी सुधार आ जाए। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, राहुल बाबा में भी सुधार आ सकता है। हाँ, उनकी पार्टी में बहुत सारे योग्य हैं, लेकिन उनको कभी चांस दिया नहीं गया। मुझे आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी के गिरते स्तर की वजह ये भी है कि दूसरों को मौका नहीं मिला? बहुत सारा अगर लिया जाए, परसेंटेज गिना जाए तो 90% से 92% तक राहुल जी ही हैं कांग्रेस के गिरते स्तर के लिए। राहुल जी ही जिम्मेदार हैं, और वो जिम्मेदार वो बड़े लोग हैं जो राहुल के आड़ में बैठ करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। राहुल को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उनसे क्या कहलवाया जा रहा है। विडम्बना यही है। राहुल आदमी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, बट उसके ऊपर जो भार रखा गया है वह प्रेरित भाव है, और उस प्रेरणा से ही चलाते हैं लोग। वो प्रेरणा क्या है? गलत धारणा है। जो फूट डालो और राज करो की जो एक बट अब लोग हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, अब कोई किसी में कुछ नहीं करता। आई नहीं है, मेच्योरिटी आई नहीं है। वो मेच्योर होने के बाद भी वही करते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है, अपनी बात वो कभी नहीं करते। साथ ही यूपी में कास्ट मतलब जातिवाद की राजनीति बड़ी होती है। हाँ, और मतलब इतने सारे जाति हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह मालूमात भी नहीं होता, बट उनकी एक कम्युनिटी बनी है, वो कम्युनिटी इसे सपोर्ट करेगी। इसे आप किस तरह देखते हैं? ये ख़त्म होना चाहिए, और ख़त्म होने की अगर आपका भरोसा बीजेपी पर है तो 8 साल लगभग योगी जी को भी हो गए हैं लगभग, क्यों अभी तक नहीं हुआ? देखिए, जातिवाद जो है ये मतलब सदियों से बना हुआ अरेंजमेंट है, सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, उस समय इस व्यवस्था के सृजन किया गया था जब इसकी आवश्यकता थी कि लोगों के कर्म के हिसाब से जातियां डिवाइड थी, और वो कुछ सालों बाद वो वंशानुगत हो गई कि भाई यादव का लड़का यादव होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। लेकिन देश के लिए जातियों की जो आवश्यकता नहीं है, ये खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन एक साइड में कहा जाता है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, और दूसरी साइड में उसी जातिवाद के नाम पे आरक्षण दिया जाता है, उसी जात के नाम पे फैसिलिटी दी जाती है, उसी जात के नाम पे और चीजें की जाती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक साइड में आपको खत्म होना चाहिए, दूसरे साइड में आप उसको जीवित रखो? खत्म होना चाहिए तो हर लेवल पे खत्म होना चाहिए। वही मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आर्टिकल 14 to 92 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, लेकिन दूसरे क्षण में उसको अनइक्वल कर देता है, दूसरे तरीके से रिजर्वेशन हो गया, ये और तमाम व्यवस्था है उसके। तो अगर जातिवाद सही में खत्म करना है तो ये सब बातें खत्म करनी होगी और सबको इक्वलिटी लाना। अब तो कहा ही जा रहा है ना कि बीजेपी आएगी तो नया संविधान आएगा, और फिर मुस्लिमों का कि रिजर्वेशन खत्म, दूसरे जाति हैं जो जिनके वोट नहीं मिलते हैं वो भी खत्म। क्या है ये? देखिए, ये जो कहा जा रहा है ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। संविधान बदलने की बीजेपी कोई बात ही नहीं की है, और संविधान पहली बार बदलने की बात नहीं हो रही है। अभी तक संविधान 105 बार बदला गया है, जो संविधान अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले भी जो है 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो संविधान बदलने की जरूरत क्या है? ये तो केवल ये प्रोपोगंडा फैला के जो लोग गली के हैं और चाय की दुकानों में बैठ के वोट को पोलराइज कर रहे हैं और कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। कोई संविधान बदलने की बात नहीं कर रहा, और कोई संविधान बदलने की जरूरत भी नहीं है। संविधान अपने आप में प्रॉपर है। जो संविधान के प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, सिर्फ उनको ही ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो देश जो है भारत की सोने की चिड़िया बन जाएगा। केवल जो चीजें वही हम इंप्लीमेंट करें, हमको न्यू लाने की जरूरत ही नहीं। और बीजेपी ने भी बीजेपी के किसी ऑफिशियल साइट पे या किसी उसके नेता ने कहा है क्या कि संविधान हम बदल देंगे आने के बाद? ये तो उनके जो विपक्ष के हैं, जो उनके अपोजिट वाले, वो एक प्रोपोगंडा फैला के और लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को देश के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, जनता को समझनी है कि संविधान पहली बार थोड़ी बदला जा रहा है। कांग्रेस के राज में कम से कम 100 बार बदला गया है। अभी जब से मोदी की सरकार आई है, शायद हमारे समय से एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। जितने संविधान संशोधन हुए बीजेपी सरकार के पहले ही हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है।
ये फंडामेंटल है और नेचुरल सिलेक्शन है कि कोई भी चीजें अब आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं, उसके रेफरेंस खत्म हो जाते हैं, तो उसको चेंज किया ही जाता है। और 105 बार चेंज हो चुका है, 105 बार परिवर्तन हो चुका है, तो ये कोई नई बातें नहीं है, ये तो केवल बोल के और उसको भड़काया जा रहा है। तो चाचा 400 पार है इस बार? 400 पार तो हो सकता है। है उम्मीद आप? उम्मीद है, पूरा क्लियर तो नहीं बता सकता है, मगर 300 तो पार हो जाएगा। 300 के तो ऊपर जाएगा, 400 का तो हमको थोड़ा डाउट में है। 400 पार बोलो आप। 400 पार हो जाएगा। 400 पार होगा? हाँ होगा नक्की। चलिए, अब अगर सरकार बन जाती है, 400 क्या 300 भी, मतलब जैसा वो कह रहे हैं उतनी भी आए तो फिर भी सरकार बन जाती है, क्या बाकी काम है जो करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आप योगी की सरकार हो या वहाँ पर मोदी जी का इन्फ्लुएंस हो, जॉब वहाँ पर है नहीं, लोगों को बाहर आना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रह के वो काम करते हैं, बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम है, किसानों को लेकर है, वहाँ पे पानी की भी काफ़ी दिक्कत है, एक तरह से वाटर कंजर्वेशन को भी लेकर वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे पिछड़े इलाके वहाँ पे पानी की भी दिक्कत है, जॉब, पानी, ये सब सारी चीज़ें जो एसेंशियल है, उसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा तो कहना है कि सबसे पहले नेताओं की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके अंदर नैतिकता की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो सुधरेंगे तो ही उनके कार्य सुधरेंगे, और उनके कार्य सुधरेंगे तब जनता को लाभ। बीजेपी तो सारे जिसके ऊपर एलिगेशन लगे सभी को तो अपने पार्टी में ले रही है। एक बात जवाब इसका मैं देता हूँ, आज की दुनिया में काम करने के लिए हम और आप नहीं जाएंगे। जो पार्टियां पहले से चल रही हैं, जिनमें जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, मैं मानता हूँ भ्रष्ट थे, लेकिन उनको धुलाई की मशीन में धो करके निकाल के उनसे अब से अच्छा काम लेना है। ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब जो जेल में उनको बाहर निकाल के आप उनको काम दे रहे हैं कि आप सोशल वर्क करिए। जेल वालों को नहीं, जो धुले जा सकते हैं उनको पिछली छोड़ करके उनसे काम लेना जरूरी है। आज बताइए हमें कि किस नेता से कितनी वसूली हो गई, जिनके ऊपर साबित हो गया कि देश को कितना वापस मिला? नहीं मिला कुछ। कम से कम उनसे आज से अच्छा काम लेना चाहिए। वो आज से अंगुली माल थे, अब आप महात्मा बन जाए अच्छा है। और नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ? स्कूलों में, पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। आज हमारा एक लड़की पैदा होती है तो लोग ये सोचते हैं हमको इतना खर्चा आ गया, ये भ्रष्ट नैतिकता है, दिमाग में भरी हुई है। दूसरी चीज़, एक आदमी के पास लड़का पढ़ता है तो वो सोचता है कि पढ़ाऊंगा तो कितना दहेज लूंगा, वो मन में ख्वाब पालने लगता है। दूसरा सोचता है कि नौकरी ढूंढने गया, दामाद ढूंढने गया तो पूछता है ऊपर की आमदनी है कि नहीं। ये सब जो है बुराइयां जो हमारे घरों में बचपन से भरी पड़ी है हमारे आपके बीच में, इसको निकालने की जरूरत है। जब तक ये नहीं निकली, राष्ट्र का निर्माण किसी नेता से नहीं होता, किसी अभिनेता से नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण आपसे, हमसे होता है। हम ही आप इतने गए गुजरे हैं, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत। तो सर, क्या लग रहा है इस बार फाइनली पूर्वांचल का इलेक्शन जो है बाकी है, और 80 सीट में से कितना नजर आएगा, कितना बीजेपी ला रही है? मेरे समझ से तो 78 के आसपास सीटें बीजेपी की रहेंगी। 1-2 अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो 78 सीट के आसपास बीजेपी लाएगी और लानी चाहिए। बीजेपी आज देश की ज़रूरत है, लोगों की आवश्यकता है, राष्ट्र की ज़रूरत है और आनी चाहिए। और पूर्वांचल तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, तो वहाँ से तो कोई डाउट ही नहीं है। वहाँ से तो पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा और आगे भी आती ही रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो 2 सीट बीजेपी पाएगी जी, 6 सीट सपा पाएगी, 1 सीट वापस बताइए तो क्या? 72 बीजेपी हाँ। और सपा 6 सीट, अच्छा, और 1 सीट पाएगी कांग्रेस। चलिए बढ़िया। ये अंकल का जो एक सीट और कैलकुलेशन कोई है, पार्टी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो पा रही है, बाकी और इससे